इमसाल ईपीएससी इम्तिहानात में 3 मुस्लिम उम्मीदवार कामयाब हुए हैं, जिसमें नदीमुद्दीन भी हैं। नदीमुद्दीन साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, वो बीदर से ताल्लुक़ रखते हैं। आइए उनके उनके ताल्लुक़ से उन्हीं से जानते हैं। नदीमुद्दीन साहब बताएं, आप कामयाब हुए हैं और इससे पहले भी आप कामयाब हो चुके थे, तो आप ये बताएं कि आप ऑलरेडी कामयाब थे तो दोबारा आप क्यों एग्ज़ाम के लिए फिर तैयारी की? सबसे पहले तो मैं आपके इस चैनल के ज़रिए से आप सभी को आदाब कहना चाहूँगा और परवरदिगार को मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि मुझे पेरेंट्स का इतना सपोर्ट मिला और मेरे जितने भी वेल विशर हैं सबका इतना सपोर्ट मिला और मैं आज इस मुकाम पर हासिल हो गया। मैं मोहम्मद नदीम हूँ और मैं शहर बीदर से ताल्लुक़ रखता हूँ और इस साल के यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्ज़ामिनेशन 2019 में मैं पूरे इंडिया में 461 रैंक मैंने हासिल किया और इस रैंक के ज़रिए मुझे भारतीय पुलिस सेवा यानी कि इंडियन पुलिस सर्विस मुझे अलॉट होगा। और मैं आपसे कहना चाहूँगा कि मैं ऑलरेडी ये मेरा दूसरी बार है जब मैं यूपीएससी का एग्ज़ाम मैं क्लियर कर रहा हूँ। इससे पहले भी सिविल सर्विसेज एग्ज़ामिनेशन 2017 में मैंने पूरे हिंदुस्तान में 656 रैंक हासिल किया था और मुझे भारतीय राजस्व सेवा जिसको हम इंडियन रेवेन्यू सर्विस भी कहते हैं वो उसका मैं एक ऑफ़िसर हूँ। अभी मैं असिस्टेंट कमिश्नर इनकम टैक्स के हैसियत से ट्रेनिंग कर रहा हूँ और इस साल के नतीजे की वजह से मैं अपनी सर्विस फ्रॉम आईआरएस से आईपीएस में चेंज कर लूँगा। क्या वजह थी कि आपको आईपीएस बनने के लिए क्या चीज़ इंस्पायर करी? और अब ऑलरेडी कामयाब हो चुके थे, अभी तो आप आगे जा सकते थे, लेकिन फिर आपने सोचा कि आईपीएस ही बनना है, ऐसी क्या वजह रही है? जी, ये बहुत इम्पॉर्टेंट सवाल है कि क्या वजह थी कि मुझे आईपीएस ही बनना था। दरअसल जिस जगह से मैं ताल्लुक़ रखता हूँ यानी कि बीदर, मेरे घर के जिस सामने ही एक पुलिस स्टेशन है। तो बचपन से ही मैं जब भी स्कूल जाया करता था या फिर बाहर मार्केट जाया करता था तो एक पुलिसमैन पुलिस की यूनिफॉर्म की हमेशा दिखता था और एक बचपन से एक ख्वाहिश जहन में थी कि बड़े होकर जब मैं बड़ा हो जाऊंगा अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लूँगा तो एक आईपीएस ऑफिसर बनूंगा। तो ऊपर वाले का शुक्र है कि आज मैं जो मैंने सपना देखा था बचपन में वो बहुत जल्द पूरा हो जाएगा। किस तरह से ताउन रहा, आपके वालिदैन का कैसा सपोर्ट रहा, आपके असातिज़ा का सपोर्ट कैसा रहा, और यहाँ तक पहुँचने में आपका किन लोगों ने आपको मोटिवेट किया? जी, मेरा मानना ये है कि सिर्फ मेहनत ही नहीं, मेहनत के साथ साथ सभी लोगों का सपोर्ट, सभी लोगों की दुआएँ बहुत ज़्यादा इसमें अहमियत रखती हैं। मिसाल के तौर पर जब मैं पहली बार फ़ेल हो गया था, तो उस समय मेरे वालिद ने मेरा बहुत हौसला बढ़ाया और मुझसे कहा कि बेटा कोई बात नहीं, जो भी सक्सेसफुल पर्सन्स होते हैं, कहीं न कहीं उनको एक बार डिफ़ीट या फेलियर टेस्ट करना ही पड़ता है और वो बहुत ज़्यादा मोटिवेशन रहा। इसके साथ जब मैंने सेकंड टाइम एग्ज़ाम क्लियर किया था और तभी भी मैं आईपीएस नहीं बन पाया था, 2 मार्क्स से मेरा रह गया था। इसके साथ-साथ वालिदैन तो सपोर्ट था ही और बहुत ज़्यादा मेरे वेल विशर्स हैं और ख़ास तौर से मैं स्पेशल शुक्रगुज़ार करना चाहूँगा कि जनाब मुनव्वर पाशा साहब का, जो बहुत ज़्यादा मेरे लिए उन्होंने मेरा असिस्टेंस रहा, उनकी दुआएँ, उनका मोरल सपोर्ट मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। और ये कहना चाहूँगा कि मेरे रिलेटिव्स, मेरे भाई-बहन ने भी बहुत ज़्यादा मेरा हौसला अफ़ज़ाई बढ़ाया और इसकी वजह से मैं आज कामयाब हो गया। तो क्या कहना चाहेंगे आप, बहुत सारे जो मुस्लिम नौजवान हैं, चूँकि अभी सिर्फ 3 लोग कामयाब हुए हैं पूरे कर्नाटक से, तो ये कहीं न कहीं एक अफ़सोस की भी बात है, लेकिन खुशी की बात ये है कि आप बीदर से कामयाब हुए हैं। तो आपको एक एज़ाज़ ये भी हासिल है कि आप बीदर से पहले शख्स हैं जो कामयाब हुए हैं इससे पहले वाली इम्तिहान में। तो ये जो तजुर्बा रहा आपका, बीदर वालों की तरफ से क्या रिस्पॉन्स रहा जब पहली बार 2017 के बैच में जब आप कामयाब हुए थे? जी, बहुत ही ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स रहा। एक चीज़ जो ज़हन में थी कि ये बहुत मुश्किल है, नामुमकिन है या इस ऐसी चीज़ जिसको पा नहीं सकते, तो मैंने वैसे जो चीज़ थी उसको और जो लोग उस वैसी ज़हनियत रखते थे मैंने उनको गलत साबित किया, एक बार नहीं बल्कि 2 बार। तो मेरा मैसेज यही रहेगा कि अपने लिमिटेशंस को कभी कम ना समझें, कभी कम नहीं रखें, अपने ड्रीम्स हमेशा ऊँचे सोचें। अंग्रेज़ी में एक कहावत है कि ऑलवेज़ ड्रीम बिग बट स्टार्ट स्मॉल। तो मैंने भी कुछ इसी तरह से अब बड़ा सपना देखा और छोटे-छोटे पैमाने से मैंने काम किया। तो ख़ास तौर से नौजवानों के लिए ये मैसेज रहेगा कि एक अपना करियर को डाइवर्सिफ़ाई करें। देखिए इंजीनियरिंग और मेडिसिन्स के अलावा भी बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ़ अपॉर्च्युनिटीज़ हैं आपके सामने। मिसाल के तौर पे बीदर में एक एयरफोर्स स्टेशन है जो पूरे हिंदुस्तान का सेकंड लार्जेस्ट ट्रेनिंग सेंटर है। बट आज तक बीदर से कोई नौजवान वहाँ पे ऑफ़िसर या फिर एज़ अ पायलट नहीं बन पाए। और पुलिस में अपॉर्चुनिटी है, ब्यूरोक्रेसी में अपॉर्चुनिटीज़ है, लॉ के फील्ड में हर ऐसे मुख्तलिफ़ अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो आई थिंक इंजीनियरिंग और मेडिसिन के अलावा हमको दूसरे अपॉर्चुनिटीज़ में जाना बहुत ज़रूरी है और साथ ही साथ ये बात का ज़रूरी इम्पोर्टेंस दें कि
लाइफ एक ही बार मिलती है, उसको प्रोडक्टिव ज़रूर बनाएं। और ख़ास तौर से नौजवानों को मैं कहना चाहूँगा, या जो स्कूल जाने वाले हमारे स्टूडेंट्स हैं, कि सोशल मीडिया का बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिवली इस्तेमाल करें। आज कल ऐसा दौर है, मोबाइल का दौर है, इंटरनेट का दौर है, बट हम उसको सही तरह से इस्तेमाल नहीं करते, हम ज़्यादा वक्त उसमें ज़ाय करते हैं। तो यही गुजारिश है। तो किस तरह से इस्तेमाल किया जाए, सोशल मीडिया को इस्तेमाल में लाया कैसा जाए? सोशल मीडिया को आप न्यूज़ फॉलो करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। जैसे यूट्यूब का ऐप है, अगर मुझे कुछ चीज़ समझ नहीं आ रही, कोई कंसेप्ट मेरे क्लियर नहीं है, तो मैं खुद यूट्यूब के वीडियोस देखकर उन कंसेप्ट को समझता था। सोशल मीडिया जैसे फेसबुक, ट्विटर, ये सब है, इसमें एडिक्टेड ना हो, इसमें ज़्यादा वक्त अपना ज़ाय मत करें। देखिए, कोई भी चीज़ आप जब पाने की कोशिश करते हैं, तेरे बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शंस होंगे, तो उस डिस्ट्रैक्शन से बचें और अपनी सोच को छोटी मत रखिए, हमेशा बड़ा सोचें, हमेशा ड्रीम बड़ा रखें। अक्सर ये देखने में आता है मुस्लिम कम्युनिटी में ख़ास करके कि लोगों का जो रुझान है वो सिर्फ इंजीनियरिंग और डॉक्टर के तक महदूद है। आप भी खुद जो है आपकी पढ़ाई के ताल्लुक से जानना चाहूँगा, आपकी स्कूलिंग कहाँ हुई है और आपके घर वाले आपको क्या बनाना चाहते थे? देखिए, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि मैं शहर बीदर से ताल्लुक़ रखता हूँ। फर्स्ट से लेकर 10th तक मेरी स्कूलिंग वहीं पे हुई और 11th-12th श्री चैतन्य हैदराबाद में मैंने अपना पीयूसी कंप्लीट किया। उसके बाद क्योंकि मेरे वालिद सिर्फ इन्होंने डिप्लोमा ही पास किया था, डिप्लोमा के आगे वो पढ़ाई नहीं कर पाए थे, और कर्नाटका के रहने के साथ ही साथ मैं कर्नाटका कॉमन एंट्रेंस टेस्ट मैंने लिखा था और उसके ज़रिए मुझे एक मेरिट सीट एमएस रामैया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बैंगलोर, जो कि बैंगलोर में ही एक कॉलेज है, यहाँ मुझे सीट मिल रही थी। तो जब मैंने अपने वालिदैन को कहा कि मुझे यूपीएससी की एग्ज़ाम लिखना है, इसमें जाना है, तो मैंने एक अपने वालिदैन की आंखों में एक डर देखा और हमारी एक अंडरस्टैंडिंग बन गई कि जब मेरे वालिद ने कहा कि ओके, आप इंजीनियरिंग कंप्लीट कर लीजिए और इसके बाद हम आपको पूरी अपॉर्चुनिटी देंगे, आपको ज़िंदगी में जो भी करना है आप वो कर सकते हैं। तो यहाँ से एक और चीज़ बात निकल के आती है कि पेरेंट्स का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रोल ये है कि जो हम बच्चों को जो भी करियर परस्यू करना है उसको खुली छूट दें। अक्सर ऐसे होता है कि हमारे पेरेंट्स कुछ कुछ जगह पे रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं, बेटा कि तुमको डॉक्टर ही बनना है, तुमको इंजीनियर ही बनना है। नहीं, अगर किसी को स्पोर्ट्स में जाना है तो स्पोर्ट्स में वो उनको प्रमोट की। जैसे पुराने ज़माने में हम सुनते थे कि पढ़ेंगे लिखेंगे तो होंगे नवाब और खेलेंगे कूदेंगे तो होंगे ख़राब। और अब वो दौर नहीं रहा। अगर लड़का खेलना चाहता है अच्छे से तो उसको प्रमोट करें, अगर लड़की को किसी लॉयर बनना है तो उसको प्रमोट करें। तो पेरेंट्स का बहुत ज़्यादा यहाँ रोल आता है। आपको क्या दिक्कतें पेश आई हैं? ख़ास करके मैं पढ़ाई के ताल्लुक से जानना चाहूँगा, कितना वक्त आप पढ़ते थे और दूसरों के लिए क्या मशवरा है? बहुत सारे ऐसे लोग हैं जॉब करते हैं लेकिन उनकी भी ख्वाहिश है कि वो इम्तिहान दें लेकिन हिम्मत नहीं हो पाती है। ऐसे लोगों के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहली बात तो क्या-क्या मुझे डिफ़िकल्टीज़ आई हैं, क्योंकि ये मेरे लिए बहुत नई जर्नी थी। मेरा सपना तो बड़ा था लेकिन मेरे पास कोई रोल मॉडल नहीं था, क्योंकि बीदर में ये कम्युनिटी से किसी ने क्लियर नहीं किया था। मेरे पास कुछ नहीं था, बस मेरे पास एक जज़्बा था कि मुझे आगे चल के वर्दी पहनना है। तो पहली बात तो फेलियर देखा। फेलियर के दरमियान मैंने उसको एक एक्नॉलेज किया। पहले तो एक्नॉलेज किया कि मेरे से गलती हुई है और इस एग्ज़ाम में मैं कामयाब नहीं हो सका। कितने बार फेल? मैं पहली बार अटेम्प्ट में मैं फ़ेल हो गया था, लेकिन यहाँ गलती से मैं अपने गिव अप नहीं किया। मैंने उसको एक पेपर में, जिस दिन मेरे नतीजे आए थे उस दिन मैंने एक पेपर पे लिख लिया कि ये मेरी गलती हुई। जैसे मिसाल के तौर पे सिलेबस मैंने कंप्लीट नहीं किया था, आंसर राइटिंग नहीं की थे, इसको मैंने ओवरकम कर लिया, इसको मैंने इम्प्लीमेंट कर लिया और अगली बार मैं कामयाब हो गया। ये इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट था। तो आप क्या मशवरा देंगे जो लोग डरते हैं? बहुत सारे लोग हैं जो जैसे इंजीनियरिंग कर रहे हैं, आप ही की तरह जो है इंजीनियरिंग पढ़े हैं और जॉब कर रहे हैं, तो उन्हें ये डर लगता है कि कहीं हम फेल हो जाएंगे तो फिर ये जो करियर है हमारा ख़राब हो जाएगा। तो क्या उन्हें कोशिश करनी चाहिए? बिल्कुल, मैं ये समझता हूँ कि ज़रूर कोशिश करना चाहिए। देखिए, एक दौर था जब हमें पता नहीं था कि कौन सी किताबें पढ़ना है, कौन से इंस्टीट्यूट को जाना है, क्या किताबें नहीं पढ़ना है। बट आजकल जब से इंटरनेट का ज़माना है, हमारे पास मोबाइल फ़ोन है। अगर आप सिर्फ मोबाइल फ़ोन में ही यूट्यूब पर जाते हैं और टाइप करते हैं हाउ टू प्रिपेयर फॉर यूपीएससी, आपको पूरा उसके बारे में डिटेल तफ़सीलात मिल जाते हैं। तो मेरे हिसाब से एक वक्त था कि जब हम दिल्ली में जाके ही पढ़ाई करते थे। आज अगर आप एक गांव में भी हैं, आपको बस एक इंटरनेट कनेक्शन चाहिए, एक लैपटॉप चाहिए और एक न्यूज़पेपर चाहिए घर में। अगर ये मिल जाता है और एक जज्बा है तो आप कोई भी इम्तिहान को क्लियर कर सकते हैं। बट इतना ही है कि एग्ज़ामिनेशन की पढ़ाई शुरू करने से पहले एग्ज़ामिनेशन को अच्छे से समझें। जैसे कि जो टॉपर्स की वीडियोज़ आते हैं कि उन्होंने कैसे किया, क्या क्या गलतियाँ थी जिनको उन्होंने अवॉइड किया, तो ये सब जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जो लोग वर्किंग भी हैं, इनफैक्ट वो लोग भी एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं। बस इतना ही है कि हर दिन वो कम से कम 4 से 5 घंटा निकालें अपने काम के बाद
और इसको 1 साल नहीं तो कम से कम नेक्स्ट ईयर वो ज़रूर क्लियर कर सकते हैं। अच्छा, ये इसमें बहुत सारे समाजी तंजीमें हैं, आजकल काम भी कर रही हैं कि लोगों को जो है यूपीएससी में स्टूडेंट्स को आगे बढ़ा सकें। हुकूमत की तरफ से भी बहुत सारे स्कीम हैं, डायरेक्टरेट ऑफ माइनॉरिटी की तरफ से भी बहुत सारे स्कीम हैं। तो क्या आपको कोई हुकूमती मदद मिली इसमें कर्नाटक के हुकूमत की तरफ से? जी हाँ, बिल्कुल, क्योंकि मैं बीदर डिस्ट्रिक्ट का हूँ, तो बीदर के एक डीसी थे डॉक्टर पीसी जाफ़र साहब, उन्होंने ये स्कीम एक लॉन्च किया था। उसी के तहत एक कर्नाटका गवर्नमेंट में डायरेक्टरेट ऑफ माइनॉरिटीज़ में एक स्कीम है, जो कि यूपीएससी की कोचिंग स्पॉन्सर करती है। उसके लिए एक इम्तिहान देना पड़ता है, जो बस उसकी एलिजिबिलिटी ये है कि एक ग्रेजुएट्स हों। इम्तिहान देना पड़ेगा और इससे आपको सरकार की तरफ से असिस्टेंस मिलती है। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे मैंने आपसे हमारी बात हो रही थी हमदर्द स्टडी सर्कल के बारे में, जो कि सेल्फ स्टडी का इन्वायरमेंट प्रोवाइड करते हैं। ज़कात फाउंडेशन ऑफ इंडिया है, हज कमेटी मुंबई में एक बॉडी है जो कि यूपीएससी के लिए तैयारी कराती है। तो ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन, खुद कर्नाटका में रामनगर में रहमान एजुकेशन फाउंडेशन भी है, जो 10 के बाद से ही बच्चों को लेकर उसकी तैयारी कराते हैं। तो डायरेक्टरेट ऑफ माइनॉरिटी से भी आपको मदद मिली? जी हाँ, जी जी जी। तो आप क्या कहना चाहेंगे ऐसे इदारों के लिए कि किस तरह से लोगों को प्रमोट किया जाए, चूँकि इसमें इस ताल्लुक से सोचने वाले बहुत कम लोग हैं, तो कैसे प्रमोट किया जाए? आपका मैसेज सिर्फ नौजवानों के लिए नहीं चाहिए, बल्कि जो लोग ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं, जैसे हुकूमती इदारे हैं और जो समाजी इदारे हैं, इन लोगों को किस तरह से बच्चों को जो है इस फील्ड में लाने के लिए वो करना चाहिए मदद? आई थिंक यहाँ पे बहुत बड़ा रोल हमारा आता है, जो भी कैंडिडेट हम सक्सेसफुल हो जाते हैं और प्रेस के ज़रिए, मीडिया के ज़रिए जब हमारी मैसेज लोगों तक पहुँचती है, चाहे वो व्हाट्सएप के ज़रिए हो, फेसबुक के ज़रिए हो, तो आई थिंक इससे ज़्यादा अवेयरनेस आता है। और मेरे ख़्याल में यहाँ पे बहुत इम्पॉर्टेंट रोल मीडिया का भी है। जैसे कि मिसाल के तौर पे जब ये इंटरव्यू मुझे उम्मीद है जब लोग देखेंगे, नौजवान देखेंगे, एटलीस्ट उनको एक ज़रिया पता चलेगा कि हाँ यूपीएससी है, और अगर नदीम क्लियर कर सकते हैं 2 बार तो कोई भी क्लियर कर सकता है। नहीं, इसके लिए क्या कोई बहुत बड़ा सरमाया लगा के बहुत सारे क्लासेस शुरू करने की ज़रूरत है, या फिर इलाके के मस्जिदों में जो है ट्रेनिंग देने की ज़रूरत है, बच्चों को पढ़ने का मौका देने की ज़रूरत है, एक माहौल बनाने की ज़रूरत है? किस तरह से आसानी से जो है हम लोग इस टारगेट तक पहुंच सकते हैं? ज़रूर, मेरे हिसाब से हम कम्युनिटी सेंटर्स का यूज़ कर सकते हैं। मुख्तलिफ़ प्लेटफॉर्म्स के ज़रिए नौजवानों को हम बता सकते हैं कि ये मुख्तलिफ़ एग्ज़ामिनेशंस हैं, चाहे वो डिफेंस के हो, सिविल सर्विसेज के हो, और ख़ुद हम लोग भी इसके लिए कोशिश कर रहे हैं। एक इदारा है रहमान एजुकेशन फाउंडेशन, उसके ज़रिए हम कर रहे हैं। बीदर में शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस ने हाल ही में एक प्रोग्राम स्टार्ट किया है, जिसमें वो क्लास 8th क्लास से ही बच्चों का एडमिशन करा रहे हैं, और सिर्फ यूपीएससी की तैयारी वो लोग कर रहे हैं। तो इसको बहुत ज़्यादा हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम इसको पब्लिसाइज़ करें, इसको प्रमोट करें, और अपने जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं उसमें इसके बारे में बताएं। आखिर में एक मैसेज क्या देना चाहेंगे नौजवानों को जो इस चीज़ के लिए इंतज़ार कर रहे हैं कि क्या हमें जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? इसमें भी कशमकश में है बहुत सारे लोग, इन लोगों के लिए आप आखिरी पैगाम क्या दें? सबसे बड़ी बात तो मैं ये कहना चाहूँगा नौजवान के लिए, जो अंग्रेज़ी में कहते हैं कि ड्रीम बिग एंड स्टार्ट स्मॉल। अपना जो नज़रिया है, अपना एक विज़न है, कभी छोटा नहीं रखें। और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप इंजीनियरिंग या फिर मेडिसिन के बाहर की दुनिया को परखें और समझें। बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जैसे एंटरप्रेन्योरशिप के लिए कोई में जा सकते हैं, कोई सिविल सर्विसेज में जा सकते हैं, कोई डिफेंस फोर्सेस में जा सकते हैं। आई थिंक मेरे हिसाब से बैंगलोर के रेसिडेंट्स का डिफेंस फोर्सेस में बहुत कम रिप्रेजेंटेशन है बनिस्बत दूसरी जगहों के मुकाबले। तो ये बहुत ज़रूरी है। और साथ ही साथ अपना एक स्पेशली स्कूल चिल्ड्रन से मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि कंसेप्चुअल क्लैरिटी पे ध्यान दें। सिर्फ मार्क्स ही इंपॉर्टेंट नहीं है। देखिए, मार्क्स से एक मार्क्स की अपनी अहमियत है, लेकिन हमको कितना नॉलेज है सब्जेक्ट का, वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। अगर आपको मार्क्स सब्जेक्ट का नॉलेज क्लासरूम में नहीं होता, तो इंटरनेट का वहाँ पे इस्तेमाल करें, यूट्यूब के ज़रिए कुछ कंसेप्ट को समझें। और ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि पढ़ते कैसे हैं। हम हमेशा से हमको घर में हमारे माँ बाप बोलते थे मार्क्स लाओ, बट ये किसी ने नहीं सिखाया कि पढ़ाई कैसे करते हैं। मिसाल के तौर पे शॉर्ट नोट्स बनाएं, टेक्स्ट बुक में जब पढ़ते हैं तो अंडरलाइन करें, उसको मल्टीपल टाइम रिवाइज़ करें, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करें। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, लाइफ एक ही बार मिलती है, इसको बहुत प्रोडक्टिवली इसको गुजारें, और एक विज़न रखें लाइफ में कि आज से 5 साल के बाद मैं अपने आप को कैसे देखूंगा, आज से 10 साल के बाद मैं अपने आप को कहाँ देखूंगा। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अपने
अंदर ही एक रोल मॉडल तलाश करें, अपने आसपास जो सक्सेसफुल कैंडिडेट्स हैं उनसे सीखें। देखिए मेरी खुद लाइफ में जैसे मैंने कहा, मैं कोई इंटेलिजेंट पर्सन नहीं हूँ। मैं अपनी 12वीं के बाद IIT JEE का मैंने एग्ज़ाम लिखा था, उसमें फ़ेल हो गया था। AIEEE का मैंने एग्ज़ाम लिखा था, उसमें भी मैं फ़ेल हो गया था। लेकिन एक जज़्बा था कि पुलिस ऑफिसर बनना है, और उस जज़्बे के ज़रिए मैंने लगातार मेहनत की। मुसलसिल 5 साल मैंने मेहनत की और यहाँ पे मैं आ गया। तो अपने ड्रीम्स को हमेशा चेस करें, और कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि वो इम्पॉसिबल है। आप जो भी चाहें वो ज़रूर हासिल कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आपको बहुत बहुत मुबारक भी हो, और हम उम्मीद करते हैं कि आप तरक्की करें और अपने मैदान में जो है और कामयाब हों। तो ये थे नदीमुद्दीन साहब। नदीमुद्दीन साहब ऐसा नहीं है कि वो पहले ही मर्तबा जो है कामयाब हुए हैं, कई बार फेल होने के बाद जो है उन्होंने अपना टारगेट नहीं छोड़ा और लगातार मेहनत के बाद वो कामयाब हुए हैं। नदीमुद्दीन को ये भी एजाज़ हासिल है कि वो बीदर से पहले ऐसे शख्स, मुस्लिम शख्स हैं जिन्होंने UPSC में कामयाबी हासिल की थी 2017 के बैच में। जब कामयाब हुए तो दोबारा उन्होंने IPS बनने के टारगेट में दोबारा इम्तिहान दिया और कामयाब हुए। ये अपने आप में एक बड़ी बात है और लोगों के लिए एक पैगाम भी है कि किस तरह से पढ़ाई कर सकते हैं, क्योंकि हालात बदल चुके हैं, पढ़ने लिखने के तरीके भी बदल चुके हैं। तो सोशल मीडिया का किस तरह से इस्तेमाल होना चाहिए, जदीद आलात का किस तरह से इस्तेमाल होना चाहिए, इस पर भी सोचने की ज़रूरत है। वालिदैन को भी सोचने की ज़रूरत है कि वो अपने बच्चों को कहाँ देखना चाहते हैं, किस तरह से उन्हें आज़ादी देना चाहते हैं पढ़ने लिखने के मामले में और अपने करियर बनाने के मामले में। कैमरा पर्सन जौरेश के साथ शाहिद काजी, बेंगलुरु।